हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है फ्यूचर क्लासेस प्रयागराज में। और मैं हूं जेपी सर लिए लाया हूं कक्षा 10 की क्लास 10th की मैथ क्रैक कोर्स, जिसको 90 दिन में आप लोगों को पूरा किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि सारे डाउट सारे चैप्टर्स एकदम बढ़िया से क्लियर हों। और उसमें आप लोगों को सिर्फ मैथ नहीं, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर आपको अच्छे से कंटेंट, जो भी कंटेंट है अच्छे से प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको YouTube पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और आप लोग का सपोर्ट सहयोग चाहिए, जो कि अगर आप दे रहे हैं तो समझ लीजिए आपको फ्री में सारा चीज, और आपके बोर्ड के लिए हो या कुछ कंपटीशन के लिए, जो भी है हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे चलकर अगर आप नीट IIT जैसे तैयारी के लिए भी अगर प्रिपेयर होना चाहते हैं तो उस लेवल का कुछ पढ़ाया जाए। आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट देने का प्रयास किया जाएगा। तो आज आप लोगों का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आपका मैथमेटिक्स का। जो आपको जो भी कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। जो जैसा पढ़ना चाहते हैं वो ऐसा पढ़ सकते हैं। आपका पहला चैप्टर है हिंदी मीडियम। आज का क्लास हम पहला हिंदी मीडियम लेना चाहते हैं, तो वो आपको मिलेगा रियल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। और आप इस चैप्टर को अगर अच्छे से हम सोच रहे हैं कि इस तरीके से पढ़ाया जाए, एकदम बेसिक से बेसिक लेवल से पढ़ाया जाए, जीरो से हीरो बनाने का हमारा प्रयास रहता है कि बच्चा जो है, अगर उसको लगता भी है कि यार मेरा पिछले क्लास का कुछ चीजें छूट गई हैं जिसको हम नहीं पढ़ पाए अच्छे से, हमारा पूरा ध्येय रहेगा, पूरा कोशिश रहेगा तो वो बच्चा भी अगर इस क्लास को एकदम बेसिक से पढ़ेगा तो उसको सारी कंटेंट समझ में आए और वो कोशिश करे तो समझ लीजिए वो मैथमेटिक्स में एकदम बेहतर से बेहतर स्टूडेंट बन सकता है, पढ़ सकता है और अच्छे नंबर 90% भी पा सकता है, 90 नंबर से भी अधिक नंबर ला सकता है अगर वो अच्छे से अच्छे कंटेंट को ध्यान से पढ़े। तो स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं आज का पहला क्लास हम आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में ही बताएंगे, जबकि क्लास के चैप्टर्स के जो एक्सरसाइज है उसके बारे में ना बताकर आज हम बताएंगे कि रियल नंबर दरअसल आपने जो आज तक पढ़ा है वो कैसे आपके उन संख्याओं जो आपने पढ़ा है उन्हीं चीजों से रिलेटेड है, और उसके डिफिनीशन से संबंधित और जो भी संबंधित है वो सारी चीज बताए जाएंगे। आपने जो पहले पिछली कक्षा में पढ़ा है मैं उससे आता हूं एकदम बेसिक, क्योंकि मैंने बताया ही आपको कि आपको जीरो से हीरो बनना है भाई, जीरो से हीरो बनना है, बनना है। तो ध्यान देना है कि आप एकदम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। और पहला क्लास हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, आगे की ये तो मुझे आता है, तो प्लीज अगले वीडियो से ही कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा ये पहला वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि मैथमेटिक्स मुझे नहीं आती या मेरा बहुत वीक है, नहीं समझ में आता मुझे, उन बच्चों के लिए है। खास करके उन बच्चों के लिए अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो बिल्कुल और बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक लेवल से, और हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोग प्लीज देखिए। पहले आप सोचिए कि पहले आप पिछली कक्षाओं में किन संख्याओं को पढ़े हैं। जिन संख्याओं को पढ़े हैं उसमें से पहली संख्या आती है संख्याओं का प्रकार, क्योंकि ये भी वास्तविक संख्या भी एक संख्या का प्रकार ही है। तो संख्याओं का प्रकार, सॉरी के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो ध्यान दीजिए कि हमने संख्याओं के प्रकार में पहले आपने क्या पढ़ा है। सबसे पहला अगर आपने क्लास 6 या 7th लेवल में पढ़े होंगे आपने, तो वो था आपका प्राकृतिक संख्याएं, जिसको आप बोलते थे प्राकृतिक संख्याएं। इंग्लिश में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? तो आप लोग जैसा कि जानते होंगे, सबसे छोटी अगर प्राकृतिक संख्या कोई होती है तो वो होती है 1, और उसके बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हुए आगे कंटिन्यू सभी संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है, इसलिए अनंत तक की जो भी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5 करके, वो संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। आपने इसको पढ़ चुका है। दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्याओं का इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर, अब ये क्या होता है? तो कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं में ही अगर एक अन्य संख्या अर्थात जीरो को मिला ले तो ये बन जाती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही करके इनफाइनाइट तक जो भी नंबर है, मतलब वही बिल्कुल प्राकृतिक संख्याओं में बस 0 को मिला लेना है। 0 को ध्यान देना है कि 0 इसमें मिल जाए तो जो भी संख्या बनेंगी वो पूर्ण संख्या रहेंगी, होल नंबर रहेंगी। अब बनता है तीसरा टाइप होता है आपका पूर्णांक। इसको कहते हैं इंटीजर। इस प्रकार की संख्या में आपकी संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती है, यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों प्रकार की संख्याएं चलती हैं इसमें अगर बोले तो पूर्ण संख्या वाली सभी संख्याएं उपस्थित होती हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक नंबर जो भी आती हैं वो चलती रहती हैं। हाँ, इसमें मैंने जैसा कि बताया कि निगेटिव नंबर भी रहती हैं, तो दरअसल -1, -2, -3, -4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक नंबर निगेटिव में भी चलती रहती है। अब आता है आपका चौथा टाइप्स आपका क्या है, जिसको आप पढ़ चुके हो, भिन्न या अनुपात यानी फ्रैक्शन एंड रेशियो। भिन्न या अनुपात का पहचान क्या है? ये कोई ना कोई P/Q रूप का रहता है, या कह सकते हैं कि P/Q रूप का रहता है, लेकिन हाँ ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब हमेशा धनात्मक रहता है, ये ऋणात्मक नहीं रह सकता, जिसमें एक कंडीशन है कि ये आपका संख्या जो है इसमें जो हर है, हर का मतलब डिनोमिनेटर Q वो 0, जहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं जहां पर Q नॉट इक्वल 0 होता है, यानी Q 0 नहीं हो सकता। Q 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस प्रकार की संख्या में अगर हम Q को 0 अगर मान लें सपोज दैट, और P का कोई ना कोई आपका यही यहाँ पर P और Q कोई ना कोई पूर्णांक ही होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि P और Q कोई धनात्मक पूर्णांक होंगे, कोई धनात्मक पूर्णांक होंगे या हो सकते हैं। हाँ, P और Q कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं, कहने का मतलब है यही पूर्ण संख्या वाला कोई चीज हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है Q नॉट इक्वल 0। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि Q को आप 0 नहीं रख सकते। अब तो बता दें कि ये क्यों नहीं रख सकते। मान लो P और Q का कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे हम 11/4 रखते हैं, तो इसका कोई ना कोई आपका दशमलव में पॉइंट में कोई ना कोई वैल्यू फाइंड होता है, प्राप्त होता है। जैसे हम इसको भाग देंगे तो सीधी बात है 11/4, तो 4 का ऐसा पढ़ा पढ़िए कि 11 से अधिक नहीं हो, तो सीधी बात है 4 दूना 8 होगा,
4 दूना 8 लेने पर आपका 3 बच जाएगा शेष पर, आप जानते हो। तो यानी इसके बाद भी पॉइंट लगा कर करोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 का ऐसा टेबल पढ़ोगे 30 से अधिक ना हो तो 4 बटा 4 सत्ते 28 होगा, 28 बचेगा 2, पॉइंट के कारण 0 बढ़ जाएगा और 4 पचे 20, मतलब इसका वैल्यू आया कितना 2.75। तो कोई ना कोई अवश्य वैल्यू आएगा। हाँ, किसी में ये हो सकता है कि ऐसा वैल्यू आए कि वो अंत में ना कटे। जैसे हम ले लें आपका 7/3, तो इसको जब भी डिवाइड करेंगे तो ये पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। जैसे कि हम दिखा दें, आपका 7 को 3 से डिवाइड करें तो 3 को डिवाइड करने पर मतलब 2 बार जाएगा, यहाँ आएगा 6 1 और पॉइंट लगाएं 10 हो जाएगा। फिर 3 का टेबल कितना 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3, फिर यहाँ पॉइंट लगकर फिर कितना बचेगा, यहाँ आ जाएगा 9, फिर 1 बचेगा, फिर पॉइंट के कारण 0 बढ़ जाएगा और फिर आगे ऐसे ही 3। मतलब ये कटने वाली संख्या नहीं है। मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया आपका 2.333 इनफाइनाइट तक, या इसी को आप लिख सकते हो 2.3 ऊपर लगाते हैं एक बड़ी रेखा जिसको बार बोला जाता है, 2.3 बार। इससे आपको ये पता चला कि कोई भी भिन्न हो या अनुपात हो, उसका कोई ना कोई दशमलव में एक निश्चित वैल्यू आता है। बट अगर हम 0 को रख दें, सपोज दैट 0 को रख दिए हम, मान लीजिए 4/0 कर दें, 4/0, तो इसका वैल्यू देखते हैं क्या आता है। तो सीधी बात है 0 का हम कोई टेबल पढ़ें चाहे जितनी बार, कम से कम इसके नजदीक तो आना चाहिए। ये नजदीक पहुंच ही नहीं पाएगा। 0 का आप चाहे 10 बार पढ़िए, चाहे 100 बार पढ़िए, चाहे 1000 बार पढ़िए, चाहे इनफाइनाइट टाइम ले जाइए, इसके नजदीक भी नहीं पहुंच पाएगा। तो सीधी बात है इससे कोई एक निश्चित वैल्यू, उसके नजदीक वाला वैल्यू कोई पहुंच ही नहीं पाया, तो कोई निश्चित वैल्यू कह सकते हैं कि इसका कोई निश्चित वैल्यू है। जब निश्चित वैल्यू नहीं है तो ओ परिमेय संख्याओं के भिन्न या अनुपात के संख्या के रूप में कभी व्यक्ति ही नहीं की जा सकती। अर्थात इसीलिए आप कहा जाता है कि नीचे की संख्या जो है, नीचे का हर जो है Q का वैल्यू, इसी को Q कह सकते हो, तो Q का वैल्यू नॉट इक्वल 0 होता है। यानी भिन्न या अनुपात जैसे संख्याओं में आपका हर का वैल्यू 0 नहीं रखा जा सकता। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब आपका 5वां टाइप है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और रेशनल नंबर। अब इन संख्याओं का पहचान क्या है? इन संख्याओं का पहचान क्या है कि ये धनात्मक भी रहेंगी, ये भी p/q रूप का ही रहती हैं, बट ये आपका पॉजिटिव भी हो सकती हैं और निगेटिव भी हो सकती हैं। पॉजिटिव भी हो सकती हैं और निगेटिव भी हो सकती हैं। हाँ, इसमें भी कंडीशन वही रहेगा जहां q नॉट इक्वल 0, यानी हर 0 नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान दीजिए ये धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। तो धनात्मक और ऋणात्मक में संख्या कैसी हो सकती है? तो देखिए इसमें भी 0 है, तो 0 को मैंने कहा कि ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को 0 नहीं हो सकता, ऊपर वाला तो 0 हो सकता है ना। तो मतलब 0 भी आपका एक परिमेय संख्या हो सकता है या भिन्न भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है। तो जैसे 0 1 2 3 यानी होल नंबर वाली सभी नंबर ले लें तो ये भी आपकी एक परिमेय संख्या है। अभी मैं बता रहा हूं कैसे। और आपका ये इधर माइनस वाली भी ले लें, सॉरी यहाँ का माइनस वाली ले लें, तो -1 -2 -3 -4 ऐसे करके ये संख्या ले लें, तो ये भी आपकी क्या हो सकती हैं? परिमेय संख्या हो सकती हैं। अब क्यों हो सकती हैं? क्योंकि हमने कहा है कि ये p/q रूप का हो सकता है, और जहां पर p और q दोनों के दोनों पूर्णांक हैं, सीधी बात है कि पूर्णांक में तो 1 भी आता है भाई, पूर्णांक में तो 1 भी आता है। 1 भी क्या है? पूर्णांक है। अर्थात आपका नीचे की संख्या जब कुछ नहीं लिखी रहती है, किसी भी ऐसी संख्या के जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा रहता है, तो उसके नीचे 1 माना जाता है कि 1 से ये डिवाइड हो रहा है भाई। अगर 1 से डिवाइड हो रहा है तो सीधी बात है तभी तो वो कंडीशन क्या भिन्न या अनुपात नहीं है, तभी तो अनुपात बन रहा है। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ये
भिन्न में भी चलता है। भिन्न में भी नीचे अगर कोई संख्या नहीं है तो भिन्न रहेगा। जैसे 0/1 है, 1/1, 2/1, 3/1, तो ये आपका क्या रहता है, भिन्नानुपात रहता है। अब आगे बढ़ते हैं इधर। हाँ, परिमेय, जैसा कि मैंने कहा परिमेय संख्या में निगेटिव है तो इसके अपन भी 1 लिखा जा सकता है, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या होती है। अब क्या अंतर है, कुछ अलग है, तो सीधी बात मैंने कहा कि ये t/q कोई भी पूर्णांक रह सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक, तो आप एक धनात्मक भी ले सकते हो, जैसे 3/2, 7/9, कुछ भी जो आपके मन में आ गया वो संख्या लिख दो। जो भी मन में आ रहा है कुछ भी संख्याएं बनाते रहो, इन अनंत तक संख्याएं कुछ भी आप पाउंड के रूप में, बटे के रूप में संख्याएं बनाते रहो, वो आपका कहीं ना कहीं परिमेय संख्याएं हैं। हाँ, अब निगेटिव में भी कुछ संख्या बना सकते हो, जैसे -7/9, -2/5, ये भी आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। आपने इन्हीं सब संख्याओं को दरअसल इनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं। अगर कोई डाउट है फिर भी मैं एक बार इनको ट्राई करूंगा कि इनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग अगर कहीं कहीं पर आपको नहीं आता है तो मैं बीच में एक बार थोड़ी हल्की फुल्की मतलब आइडिया दूंगा ताकि आपको ये आ जाए। तो पहले आपको बताते हैं इनके जोड़, घटाने, गुणा, भाग के लिए आपको इंटीजर को बहुत अच्छे से समझना होगा। इंटीजर को जो समझ लिया, समझ लीजिए वो चाहे जो भी जोड़ रहे, घटाना रहे, चाहे वो परिमेय संख्या को रहे, चाहे जो भी समझ सकते हो। तो पहले हम थोड़ी सी पूर्णांक के बारे में बताते हैं। पूर्णांक को आप, जैसा कि आपने देखा कि पूर्णांक आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, तो इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये धनात्मक संख्या है क्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या है क्या। एक तरफ लिख देते हैं धनात्मक संख्या, दूसरी तरफ भी लिखते हैं ऋणात्मक संख्या। इसको कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए धनात्मक संख्या क्या है कि भाई अगर कोई भी चीज, जैसे हम चल रहे हैं, एक दिशा ही ले लीजिए, कोई दिशा कि हम यहां से स्टार्ट किए और इधर पूरब की दिशा है, पूरब, तो पूरब की दिशा अगर हम कह दें कि धनात्मक की दिशा है, भाई धन की दिशा है, धनात्मक की दिशा है, अगर हम पूरब की दिशा चलते हैं तो धनात्मक, तो किसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, किसी जगह से स्टार्ट करेंगे चलना, तो उस जगह को आप पहले मान लीजिए कि ये स्थान मेरा गंतव्य जाने का पहला स्थान है, तो स्टार्ट का मतलब 0 होना चाहिए स्थान। हाँ, इसके बाद मान लीजिए आप 4 मीटर आगे गए हैं, कितना, 4 मीटर, तो 4 मीटर आपका धनात्मक हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति यहां से इस दिशा में भी तो उल्टा, जस्ट उल्टा चल सकता है, पश्चिम भी चल सकता है, उल्टा चल सकता है, तो ये उल्टी दिशा में, यानी एक धनात्मक का जस्ट उल्टा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब इसको और भी तरीके से समझा जा सकता है, जैसे कि हम कोई चीज, एक दुकानदारी में क्या होता है कि कहीं पर लाभ होता है, जैसे दुकानदार में हर व्यक्ति चाहता है कि हमें कोई चीज अगर खरीदते हैं, खरीदने के बाद बेचते हैं, अर्थात कास्ट प्राइस जो भी होता है उसके बाद सेलिंग प्राइस उससे ज्यादा करके इसलिए बेची जाती है कि वो लाभ हो, लेकिन कुछ चीजों में हानि भी हो जाती है। तो हम समझ सकते हैं कि लाभ को अक्सर धनात्मक माना जाता है, यानी लाभ कहीं हो जाए तो धनात्मक, हानि हो जाए तो उसको ऋणात्मक माना जाता है। या हमारे पास मान लीजिए कोई धन है, अपना धन, यहाँ अपने धन को हम क्या मान सकते हैं, पॉजिटिव मान सकते हैं, प्लस मान सकते हैं। और कहीं वही चीज उधार करके आए हो, उधारी करके आए हो, तो उधार को आप ऋण संख्या मान सकते हो, इन सब संख्या को ऋण मान सकते हो। अब इसी पर हम आते हैं कि इनका जोड़ घटाव कैसे होता है। पूर्णांकों का जोड़ घटाव बिल्कुल और बिल्कुल, अगर लाभ और हानि और अपना धन और उधार को समझते हो तो समझ लो कि आप इनके जोड़, घटाने, गुणे, भाग एकदम बिल्कुल और बिल्कुल उसी आधार पर समझ सकते हो, दिशा पर भी समझ सकते हो। तो थोड़ा सा इसको ट्राई करते हैं। जैसे हमने कहा, सपोज दैट आपके पास 10 रुपए हैं और कहीं पर आप उधार करके आए हो, किसी दुकान पर आपको मान लो 7 रुपए का उधार करिए आप, कितना, 7 रुपए, तो 7 रुपए आप पर ही क्या लगाए, कर्ज लगाए, कर्ज लगाए मतलब ऋणात्मक है।
और आपके पास है कितना, 10 रुपए है। 10 रुपए का मतलब जितना आप पर कर्ज लगा है उससे ज्यादा पैसे हैं आपके पास। तो जब आप इस अपने पैसे को इस उधार के साथ मिलाओगे, मिलाने का मतलब है कि जोड़ कर देना है, तो जोड़ोगे तो सीधी बात है आपका पैसा ज्यादा है और उधार का पैसा कम है। तो इसका मतलब है कि आपका पैसा ज्यादा है फिर भी है, उधार का पैसा कम है, तो ओवरऑल देखा जाए तो 10 में से 7 घट जाएगा, लेकिन फिर भी आपका पैसा बचेगा, अर्थात आपके पास देने के बाद भी बचेगा +3 यानी प्लस में 3 बचेगा। बट अगर सपोज दैट वही जस्ट उल्टा ले लें कि एक जगह आपका धन है आपके पास 10 रुपए और पता चला कि 15 रुपए का आप कहीं उधार कराए हो, तो दुकानदार आपको करे क्या है, अपना पैसा ले गए और उधार के साथ मिलाए, और उधार के साथ मिलाए फिर भी दुकानदार कहेगा कि नहीं भाई आपका पैसा हमारा पास जो उधार है उससे कम है, अर्थात आप अब ये मेरा उधार वाला ज्यादा है आपके पैसे से, अर्थात हम आपका पैसा काट लेंगे फिर भी बचेगा क्या, उधार ही बचेगा आपका। तो रिजल्ट आपका 15 से यानी 15 में से 10 माइनस करेंगे, बट साइन कौन सा देंगे, उधार वाला, क्योंकि बचा क्या है, ज्यादा उधार बचा है, सीधी बात है। तो हम यहाँ पर -5 लेंगे। बिल्कुल यही है इंटीजर का जोड़ घटाव। अगर उधार भाड़ी जानते हैं, जोड़ घटाव जानते हैं, दुकानदारी जानते हैं तो बिल्कुल आसान है और कुछ है नहीं। यहाँ पर जोड़ में हमेशा ध्यान देनी होती है कि चिन्ह कौन सा ज्यादा है, चिन्ह जो ज्यादा रहेगा बस उसी का चिन्ह लगा दीजिए। हाँ एक बात है कि धनात्मक है, और प्लस में प्लस तो जानते ही हैं, प्लस में प्लस जोड़ा जाता है, जैसे 7 में 2 जोड़ा जाए तो सीधी बात है 9 आएगा। हाँ अब थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर इंटीजर में पूर्णांक में आप जानते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं हैं तो दोनों ऋणात्मक रहे, अर्थात मैं कहूं एक जगह -5 है और एक जगह -8 है, तो बताओ इसका एडिशन कितना होगा। तो सीधी सी बात है दोनों चीज उधार है, ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ दोनों उधार है भाई, ये 5 रुपए भी उधार है, 8 रुपए भी उधार है। तो उधार में उधार जब जुड़ता है तो उधार कम थोड़ी ना होता है, उधार तो बढ़ जाता है भाई। तो यहाँ पर आपका सीधी बात है कि 5 रुपए में 8 रुपए अगर उधार मिला रहे हो तो ये दुकानदार खुद ही कहेगा कि आपका टोटल हो गया 13 रुपए उधार, यानी दोनों निगेटिव हो तो सीधी सी बात है ये संख्याएं आपका घटेगी कहीं नहीं, दोनों निगेटिव हैं तो जुड़ जाएंगी, और लेकिन साइन वही लगेगा क्योंकि उधार यहाँ पर जुड़ रहा है भाई। आप दुकानदारी समझते हो तो बस वही है। तो ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास अगर कोई संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है तो वो कौन कहाँ है इससे मतलब नहीं है, आप चिन्ह कौन सा ज्यादा है उसमें से कम वाले को घटाएंगे। अगर दोनों जगह धनात्मक है तो जोड़ दीजिए, दोनों जगह ऋणात्मक है तब भी जोड़ दीजिए, लेकिन चिन्ह लगा दीजिए निगेटिव का, बस यही है भाई। अब आगे बढ़ते हैं इनके गुणा और भाग पर। तो पूर्णांकों का गुणा ध्यान दीजिएगा, पूर्णांकों का गुणा, पूर्णांकों गुणा का नियम होता है भाई कि कोई संख्या होगी, पहली संख्या होगी एक दूसरी संख्या होगी, तो पहली संख्या का कोई चिन्ह रहेगा दूसरी संख्या का भी कोई चिन्ह रहेगा, तो आपको चिन्हों का गुणा करते समय चिन्हों पर ध्यान देना है। तो चिन्हों को गुणा का एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला हम लिखा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर पहली संख्या मान लेते हैं कि धनात्मक संख्या है और दूसरी भी, क्योंकि पूर्णांक में देख रहे हैं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्या चल रही है, तो सीधी बात है दूसरी संख्या भी अगर धनात्मक है इसका रिजल्ट जो आता है वो धनात्मक आता है, यानी धनात्मक संख्या में गुणा किया जाए धनात्मक संख्या का ही तो रिजल्ट भी क्या आता है, धनात्मक आता है। लेकिन अगर एक जगह धनात्मक संख्या रहे अगली संख्या रहे ऋणात्मक तो रिजल्ट क्या आता है, निगेटिव आता है। और हम कहते हैं कि पहली संख्या ही ऋणात्मक रहे, पहली संख्या ऋणात्मक रहे दूसरी संख्या ऋणात्मक रहे धनात्मक रहे तो भी आपका रिजल्ट आता है ऋणात्मक संख्या। मतलब कौन आगे है कौन पीछे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि आपका पहले आगे माइनस है कि पीछे माइनस है, रिजल्ट आपका माइनस रहेगा। अगर आपका एक जगह भी माइनस दिख जाए तो, सिंगल माइनस दिख जाए तो, हाँ अगर ये एक जगह माइनस है और अगला लास्ट वाला मतलब दूसरी संख्या भी क्या है माइनस है तो रिजल्ट आएगा आपका प्लस, यानी ऋणात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या का गुणा होता है तो रिजल्ट आता है धनात्मक संख्या। अब इस पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका रहे 2 × 5 कर दें, इस पर रिजल्ट देख लो 2 × 5 कर दें तो ये भी धनात्मक मानी जाएगी, ये भी धनात्मक, पूरा रिजल्ट आ जाएगा कितना 10 आ जाएगा। बट ऋणात्मक में लिया जाए कोई संख्या, मान लीजिए हमें एक संख्या मिल गई 4, दूसरी संख्या मिल गई -3,
तो रिजल्ट आएगा आपको इतना -12। और हाँ, ये ध्यान देने वाला है कि ब्रैकेट अगर यहाँ मल्टीप्लाई है और अगली संख्या ऋणात्मक है तो आप ब्रैकेट देकर ही लिखेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं देकर लिख रहे हैं, अगर सपोज इस टाइप का लिख रहे हैं तो बिल्कुल और बिल्कुल रॉन्ग है। इसलिए रॉन्ग है कि आपका देखिए दो चिन्ह एक साथ कार्य करने लगेगी, तब आपका ये गुणा भी काम करेगा, माइनस भी काम करेगा। और दो संख्याओं में दो चिन्ह होने का मतलब दो क्रियाएं एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए आपको अगली संख्या के लिखने के लिए अगर ऋणात्मक है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई आपको ब्रैकेट जो भी है वो लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं तीसरा टाइप, मतलब अगली संख्या ही माइनस ले, -15 इंटू 7 मान लो कर लो, तो रिजल्ट कितना आएगा? तो जैसे पहाड़ा पढ़ते हो वैसे ही 15 7 जा 105 और यहाँ चिन्ह क्या लगेगा? माइनस ही लग जाएगा। -8 इंटू -5 रिजल्ट क्या आएगा? तो दोनों जगह क्या है? ऋणात्मक है, तो रिजल्ट आएगा आपका +40। अर्थात ऐसा समझ लो कि दोनों जगह ऋणात्मक दिख जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? धनात्मक संख्या आएगा। गुणा कर लो और जो भी आता है वो धनात्मक कर दो। हाँ, अभी कुछ कैलकुलेशन में मैं इसको भी बताने का ये प्रयास करूंगा कि ये धनात्मक क्यों होता है, चिन्ह क्यों बदलते हैं, कहां पर, मतलब जैसे ऋण में ऋण का गुणा हो रहा है, माइनस का गुणा हो रहा है तो धनात्मक पॉजिटिव क्यों आता है, इसका भी कारण आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। ध्यान देते रहिए। आगे चलते हैं। अब हम भाग की बात करते हैं, तो भाग में भी सेम नियम है, सेम पूर्णांकों का भाग, पूर्णांकों का भाग, तो इसमें भी आपका सेम नियम है। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि पहली संख्या अगर धनात्मक है और दूसरी संख्या, अब बीच में मतलब साइन क्या रहे? भाग का, तो भाग और दूसरी संख्या भी जो भाग करने वाला है वो भी धनात्मक रहे तो रिजल्ट जो भी आएगा और आपका क्या आएगा? धनात्मक आएगा। ध्यान देने वाली बात है। और दूसरा है अगर पहली संख्या आपका धनात्मक है और भाग दे रहे हैं, दूसरी संख्या आपका ऋणात्मक है तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस आएगा। या आगे का ही माइनस संख्या रहे फिर भाग दे रहे हैं और दूसरी संख्या क्या हो जाए? माइनस हो जाए तो क्या प्लस हो जाए, तब भी रिजल्ट क्या आएगा? माइनस में आ जाएगा। और इसके बाद अगर हम कह सकते हैं कि दोनों संख्या माइनस हो जाए तब भी रिजल्ट क्या आ जाएगा? आपका प्लस आ जाएगा। मतलब गुणा का ही नियम बिल्कुल और बिल्कुल भाग में चलता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि पूर्णांकों में आंसर जब आपको निचले कक्षाओं में पढ़ाया जाता है तो पूर्णांकों के बारे में ही पढ़ाया जाता है, यानी आने वाला रिजल्ट हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। इसलिए ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता कि जिसमें आने वाला उत्तर क्या बन जाए कि परिमेय संख्या बन जाए, इस टाइप का नहीं बनाया। लेकिन एक्चुअल में जब पूर्णांकों को भाग देते हैं तो बहुत जगह पर आपको परिमेय संख्या मिल सकती है। जैसे कि अब पहले तो हम सिंपल संख्या लेते हैं कि जिसमें आपका पूर्णांक ही आंसर आता है। जैसे अब हम भाग देते हैं, एक धनात्मक संख्या लेते हैं, मान लो 40 और दूसरी संख्या लेते हैं 8 और इसमें बीच में लगाते हैं भाग का साइन, तो सीधी बात है इसको लिख सकते हो आप 40/8, डिवाइड करोगे काटोगे तो रिजल्ट कितना आएगा आपका? तो 8 5 जा होता है, यानी 8 5 जा 40 तो 5 आ जाएगा, 5/1 और 5/1 को आप क्या लिखते हो? 5 लिखते हो, यानी +5 है एक तरीके से। तो +5 है क्या? पूर्णांक है। मतलब ये संख्या थी क्या? ये संख्या पहले थी पूर्णांक, ये संख्या क्या थी? पूर्णांक, और अगली संख्या भी क्या थी? पूर्णांक, और पूर्णांक में पूर्णांक का भाग दिया और रिजल्ट क्या आया? पूर्णांक। लेकिन ये हर जगह नहीं अप्लाई हो सकता। कुछ संख्या ऐसी है, जैसे अभी हम 40/40 दे दें 6 या भागे 6, तो ये है दोनों तो पूर्णांक, लेकिन यहाँ पर भाग शायद कटे, थोड़ा छोटा हो संख्या, लेकिन आपका पूर्णांक आंसर नहीं आ सकता है। लेकिन तो इसीलिए मैंने बताया कि भाग में ये होता है कि अगर पूर्णांक में पूर्णांक का भाग देते हो तो रिजल्ट एकदम पूर्णांक ही मिले, ये आवश्यक नहीं है। तो जो संख्या बनती है वो परिमेय संख्याओं का रूप बन जाती है। जैसे यहाँ हम 40 डिवाइड बाई 6 करेंगे, यानी 40 में 6 से भाग देंगे तो दरअसल ये किसी अन्य संख्या से तो कटेगी नहीं, 2 से कटेगी बस। 2 से काटेंगे तो ये 20/3 आ जाएगा, और 20/3 कटता नहीं है तो सीधी सी बात है, इसको इसी रूप में छोड़ दिया जा सकता है। और ये बन गई आपका परिमेय
पूर्णांकों का भाग हो रहा है, लेकिन रिजल्ट आपका आ गया है परिमेय संख्या रूप में। बस इतना सा अंतर है। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि ये धनात्मक दोनों है, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, धनात्मक आएगा। लेकिन अगर सपोज दैट यहीं पर इसी में से कोई एक संख्या आगे या पीछे वाली कोई संख्या निगेटिव हो जाए, अगर मान लीजिए 40 वाला माइनस हो जाए, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, पूरा वही रहेगा, बस यहाँ माइनस आ जाएगा। अगर पीछे वाला माइनस आ जाए, सपोज दैट मैं कहूं कि 40 भागे -6 हो जाए, तभी क्या आएगा, तो आप कह सकते हो कि सर ऊपर 20 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो देखिए ऊपर माइनस रहे चाहे नीचे माइनस रहे, वो संख्या एक दूसरे में चेंज हो सकती है। अभी इसका नियम बताएंगे परिमेय संख्याओं का, तो एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि वो कैसे हो सकती है। यानी अर्थात इसको हम लिख सकते हैं -20/3 भी लिख सकते हैं, यही इसी संख्या को। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात करते हैं माइनस में माइनस का भाग। तो देखिए माइनस हम मान लो 35 ले लिए, अगला संख्या ले लिए -5। -35 में -5 का डिवाइड करोगे, भाग दोगे, तो देखो इसको लिख सकते हो -35 बटे -5। तो माइनस में माइनस का जब भाग होता है तो सिंपल सी यहाँ पर देखो 5 से 35 कटेगा और रिजल्ट आएगा 7/1 और 7/1, और ये माइनस आपस में कट जाते हैं। अर्थात जैसे आप गुणा में माइनस माइनस का गुणा किए तो प्लस में आ गया, तो ये माइनस माइनस का भाग ऊपर कट जाता है, अर्थात ये कितना आ गया, प्लस में आ जाता है। तो यही है नियम, और ये नियम हर उन संख्याओं में जहां पर ये धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हैं उनमें लागू होता है। अर्थात ये वाली चीजें आपकी परिमेय संख्याओं पर एकदम जस्ट सभी लागू होंगी, परिमेय संख्याओं पर भी वैसा ही नियम लागू होगा। इसको नोट कर सकते हैं। इधर से इरेज कर दे रहे हैं भाई तब तक। नो नो, इरेज नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या है भाई आपका, तो देखिए सीधी नाम ही है कि अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्याओं का जस्ट उल्टा। यानी ऐसी संख्याएं कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या न हो या परिमेय संख्याओं को गुण को न प्रदर्शित करते। तो देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल, जब हम परिमेय संख्या बता रहे थे तो उसी समय परिमेय या भिन्न ये सब बता रहे थे, तो उसी समय बताए थे कि भाई देखो हर संख्या का जब बटा रूप होता है, अपॉन वाला रूप होता है, तो उसमें कोई ना कोई दशमलव में आंसर आता है। कोई भी चीज आए, अगर हम 20/4 कर रहे हैं तो अब कहोगे सर इसमें तो दशमलव नहीं आएगा, सीधा 5 आएगा, नहीं उसमें दशमलव आ सकता है। कैसे, भाग दोगे तो आएगा 5, तो 5 को 5.0 भी लिखा जा सकता है। दशमलव लगाकर 0 लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कह सकते हैं हर संख्या का कोई ना कोई एक दशमलव रूप आता है। तो सीधी सी बात है, तो परिमेय संख्याओं पर चाहे जो भी संख्या रहेगी उसको कोई ना कोई दशमलव रूप आएगा। हाँ, तो इसके कितने रूप होते हैं दशमलव रूप, तो इसके 2 प्रकार के दशमलव रूप होते हैं। परिमेय संख्याओं को पहले बात करते हैं। परिमेय संख्याओं के 2 रूप होते हैं। परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप के दशमलव रूप होते हैं। दशमलव रूप 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत रूप, शांत दशमलव रूप। दूसरा होता है आपका अशांत आवर्ती दशमलव रूप। ध्यान दीजिएगा, शांत का मतलब होता है कि भाई शांत हो जाना, रुक जाना। जैसे कोई चीज चलता रहे लगातार तो उसे कहेंगे यार ये रुक नहीं रहा भाई, ये शांत ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है। और अशांत का मतलब जो रुके ही नहीं। जैसे हम कर सकते हैं, तो शांत में क्या होता है कि जैसे हमें मिल जाए 23/5। अब इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आता है। 23
डिवाइड बाई 5 करते हैं तो भाग दो भाई, कितना आएगा 4 टाइम जाएगा, यहां से आएगा 3, ये कट जाएगा। हाँ, जैसे ही दशमलव हो गए तो यहाँ पर आएगा कितना 0 बढ़ जाएगा, अर्थात कितना हो गया 30। अब 5 से भाग दो तो 5 छक्का 30 हो गया और ये कट गया, यानी इसका वैल्यू जो आया वो आ गया 4.6 4.6। तो ये 4 के बाद दशमलव के बाद 6 आकर रुक गया, अर्थात यहाँ पर पूरी संख्या समाप्त हो गई, अब इसके बाद आगे नहीं चलेगा। तो ये वाला जो रूप है, दशमलव तो आया, आगे चलकर कहीं ना कहीं रुक गया, तो ये दशमलव जो है, ये वाला जो रूप रहेगा, इसी को कहते हैं शांत दशमलव रूप, शांत दशमलव रूप। अब बात करते हैं कि दूसरा अशांत। तो अशांत का जैसे अभी हम ले लें कोई 11/3, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा कितना आपका 3.666 ऐसे करके चलना शुरू कर देगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना भाग देकर आराम से। तो ये वाला रूप जो है ये रुक नहीं रहा भाई, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो सीधी सी बात है, हम इसको हम 3.6 बार लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या रुक ही नहीं रहा है, शांत ही नहीं रह रहा है, तो इसको हम कहते हैं अशांत, अशांत आवर्ती रूप। तो ध्यान दीजिए, परिमेय संख्याओं के ये गुण ही है, जो रूप है वो परिमेय संख्याओं के गुण ही है और कुछ है नहीं, क्योंकि परिमेय संख्याओं से तो ये आ रहा है। हाँ, अब अगर यहाँ पर इन्हीं से कोई ऋणात्मक लगा देंगे तो यहाँ भी ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ ऋणात्मक लगा देंगे तो यहाँ भी ऋणात्मक हो जाएगा, वो अपनी जगह है, धनात्मक है ऋणात्मक है वो अपनी जगह है। लेकिन हाँ, ये शांत रूप और अशांत आवर्ती रूप ये फिक्स होते हैं, यही दो रूप होते हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याओं में ये दो गुण के इसमें जो गुण रहेगा वो इन दोनों को फॉलो नहीं करेगा, कुछ तो ऐसा रहेगा जो इन दोनों को फॉलो नहीं करेगा। तो वो मैं बताने का प्रयास करूंगा अपरिमेय संख्या का क्या गुण होता है। तो देखिए, अपरिमेय संख्याएं दरअसल रूट में अक्सर संख्या रहती है। जैसे हम √5 ले लें, √5 में क्या है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसका दशमलव रूप लाएंगे तो इसको लिखा जाता है 5.00000000 ऐसे करके बहुत आगे तक चल सकते हैं। तो जानते हैं हम इसका वर्गमूल निकालना, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग स्क्वायर आपका 5 से अधिक ना हो, तो वो संख्या है 2। तो यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ भी 2 लेते हैं, यहाँ 2 दूना 4 हो गया। तो अगला यहाँ 2 ऐड भी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4। अब इसके बाद इस 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ रिजल्ट आएगा कितना 1, और ये पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। और अगला जो संख्या उतारनी होती है वो 2 के जोड़े के रूप में, पड़ी रेखा के रूप में रखी रहती है, और जब भी उतरता है तो वो जोड़े रूप में ही उतरता है, ये संख्या उतरेगी। अब हम 4 से इस लास्ट वाले अंक को ढककर क्या करेंगे, इस 10 में भाग देंगे। 10 से भाग देने पर यहां पर कितना आ जाएगा आपका 2 बार जाएगा। तो 2 बार जाएगा, सीधी बात है, तो 2 है तो यहाँ 2 लिखते हैं और यहाँ भी 2 लिखते हैं, और जो भी रहे वो दोनों इन दो यहाँ की जो संख्या आई है इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 दूना 4, 2 चौके 8। अब 84 मतलब 100 के नजदीक आना है, या 100 आ जाए। सपोज दैट कोई ऐसी संख्या आ जाए कि आगे वाला ऊपर वाले संख्या कट जाए तो काट भी दो, लेकिन यहाँ तो कटेगी नहीं, तो घटा लेते हैं आराम से, माइनस करो भाई। तो यहाँ पर आएगा आपका 6 और यहाँ पर आएगा आपका कितना 1, सीधी बात है, यहाँ 16। अगला, अब यहाँ 2, जो भी 2 लियो यहाँ 2 लियो, वही 2 यहाँ पर जोड़ोगे भी, तो रिजल्ट कितना गया 4 आ गया। अब यहाँ पर अब फिर से पड़ी रेखा उतार लो, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इधर का ये हटाकर। हाँ, यहाँ भी लास्ट में अब आपको 44 का टेबल नहीं आ रहा है, तो आपको 4 का टेबल आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 का टेबल पढ़ने पर 16 तो आ जाता है, 4 जा 16 हो जाता है, बट यहाँ 4 का फिर से इस 4 में भी मल्टीप्लाई करेगा यहाँ रखकर, तो अगली संख्या सीधी बात है ये 1600 से अधिक जा रही है, तो उतना न ले जाकर 1 कम कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर कितना कर लेंगे 3 से डिवाइड इंटू करो, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 की 2, और 3 4 जा 12 13 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कर लेते हैं। यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा आपका 1, और यहाँ से हो जाएगा 9 में से 2 गया
7 और यहां से बचा 5, 5 में से 3 गया 2 और ये कट गया। अब यहाँ 3 ऐड हो गया। अब इसके बाद अगली संख्या उतार लेते हैं, 00 उतरेगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना 6, यहाँ 4 4। और इसके बाद हम फिर से देखते हैं कि अगर हमें अब इतने का टेबल तो आता नहीं, तो सीधी जगह पहला संख्या देखो, पहला संख्या कितना है 4 का ऐसा टेबल पढ़ो कि इससे 27 से अधिक ना हो। यहाँ पहली संख्या लो, यहाँ पे 2 डिजिट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 7 कितना जाएगा 4 6 जा 4 6 जा कितना तो है 24। तो 6 जा लगभग जाने पर ये इसके नजदीक आ जा रहा है और 7 जा जाने पर ज्यादा हो रहा है, तो 6 जा तक ले जाते हैं। अगर सपोज अधिक हुआ तो उससे हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, देखते हैं। तो 6 6 कितना हो गया 6 6 जा 36, कैरी कितना 3, फिर 6 6 जा 36, कैरी कितना 3 हो गया ऐड होकर 9, और 6 4 जा 24, 24 में कितना 3 जोड़ देंगे तो 27, 2 हो कैरी हो गया, 6 4 जा 24 और यहाँ 26 घट जाएगा। लेकिन इससे क्या पता चला, इससे अभी आप इनफाइनाइट तक याद रखिए, इसके पास चाहे जितना जीरो रख सकते हैं। इससे ये पता चला कि इसका जो दशमलव रूप है वो हर बार एक नए डिजिट को, नए अंक को उत्पन्न कर रहा है, नए उत्पन्न कर, मतलब 2.236, अगला हो सकता है 7 आ जाए या 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, एनीथिंग। मैं इसको लिख नहीं रहा हूं इसलिए, लेकिन कोई भी रूप आएगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं आएगा कि नहीं वो निश्चित हो कि यही बार बार आने वाला है, ऐसा कोई भी संख्या नहीं मिलेगा। तो अब इसमें कैसा रूप मिला था इसका दशमलव रूप, इसका दशमलव रूप मिला अशांत, पहले तो रुका नहीं, अशांत मिला। फिर आवर्ती, आवर्ती उसमें था, इसमें आवर्ती नहीं है, इसको अनावर्ती बोलते हैं, अशांत अनावर्ती रूप, इसको अशांत अनावर्ती रूप कहते हैं। मतलब शांत भी ना हो और रुकने वाला, ठीक है, रुकने वाला भी ना हो और आवर्ती भी ना हो। तो देखो जो रूप था उसमें परिमेय संख्याओं में वो था या तो शांत का, या तो शांत अशांत, अशांत हो तो आवर्ती जरूर हो, आवर्ती जरूर हो। ध्यान दीजिएगा, आप चाहे जितनी भी परिमेय संख्याओं का रूप निकालिएगा, यही 2 रूप मिलेंगे, या तो शांत मिलेगा या तो अशांत, आवर्ती जरूर मिलेगा। लेकिन ये दोनों को कंप्लीट नहीं कर रहा है, न ही शांत हो रहा है न ही अशांत आवर्ती हो रहा है। मतलब ये ऐसा रूप दे रहा है, ऐसा रूप दे रहा है जो परिमेय संख्याओं के रूप को फॉलो ही नहीं कर रहा है, अनावर्ती मिल रहा है भाई, ये वाला शब्द, ये वाला फॉलो ही नहीं कर रहा है, इसीलिए इनको कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव रूप अशांत हो और साथ में अनावर्ती हो, उसी को कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं ही होती हैं जो परिमेय संख्याओं के गुण को का पालन ना करे। तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब बात करते हैं ऐसे ही रूट में कोई भी संख्या जो समझ लो कड़ी से बाहर ना निकल सके, कोई भी ऐसी संख्या जो कड़ी से बाहर ना निकल सके, वो सभी की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या कुछ और भी संख्या होती हैं, कुछ कांस्टेंट हो सकता है, कोई जैसे कि पाई मिलता है, पाई को भी एक अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये बताया जाएगा आगे कि किस प्रकार से इसको बोला जाता है, बट अभी इतना जानना है कि अपरिमेय संख्याएं वो संख्या है जो परिमेय संख्याओं को गुण को पालन नहीं करती है। ओके, लास्ट सर, बस 1 मिनट। अब बात करते हैं मेन आपके वास्तविक संख्याओं पर। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं दरअसल होती क्या है, तो वास्तविक संख्या की बात करते हैं। तो ये आपने जो इन सब संख्याओं को पढ़ा, ध्यान से देखो, तो प्राकृतिक संख्याओं का चीज किसमें मिला, पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्याओं का किसमें मिला, पूर्णांक में, पूर्णांक का किसमें मिला, भिन्न या अनुपात में मिलेगा, अनुपात का किसमें मिलेगा, परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्याओं में हर एक संख्या ऊपर वाली सभी संख्या मिली। और अपरिमेय संख्याओं में मैंने कहा कि रूट वाली संख्या कुछ जैसे 105, 107 ऐसे टाइप का, 300 मान लो यहाँ पर 9 ले रहे हैं, 309 ऐसे टाइप का कोई भी संख्या हो, ऐसी कोई भी संख्या जो रूट से बाहर ना निकल सके, वो सभी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इन सभी संख्याओं के मेल को, यानी परिमेय संख्याएं, ये जहां तक देख रहे हो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में ये सभी संख्याएं आ गई, और ये अपरिमेय संख्या, इन दोनों को सबको मिला लो और एक डब्बे में, एक बॉक्स में भर दो। तो यानी हम कह सकते हैं
कि एक ऐसा बॉक्स बना दें कि जिसमें सभी प्रकार की संख्या आ जाए, परिमेय संख्या भी आ जाए, परिमेय संख्याएं भी आ जाए, संख्याएं भी आ जाए और अपरिमेय संख्या भी आ जाए। इसी में मतलब अपरिमेय संख्या भी आ जाए, अपरिमेय संख्याएं भी आ जाए। तो इस प्रकार की संख्याएं जिसमें परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, वो सभी ऐसी संख्याएं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो सीधी सी बात है, वास्तविक संख्याएं इसी को कहते हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, यही है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का डिफिनीशन होता है आपका, परिभाषा होता है, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं दोनों के मेल से सम्मिलित समुच्चय से बनने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याओं का रूप जिसमें परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, या दोनों भी हो एक ही संख्या में। जैसे हम लिख दिए 3 + √15, इसमें देखो परिमेय भी है अपरिमेय भी है। तो ये संख्या चाहे जो भी रहेगी, यानी परिमेय संख्याओं से बनी हुई हो, चाहे उसमें परिमेय भी हो अपरिमेय दोनों आए हो, या परिमेय संख्या ही केवल हो, वो सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। तो वास्तविक संख्या समझ आया, यही है वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या बचपन से लेकर आज तक जो भी पढ़े हो बच्चों, वो आपका वास्तविक संख्या ही है। बस आज का क्लास यही करते हैं। आज के लिए थोड़ा सा आप लोग को ये कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, जिसमें आप लोग को आप अपने हिसाब से आंसर बनाकर करेंगे का। कुछ संख्या लिख देते हैं 7, 5/8 -3/2 -8/9 √5/2 3/8। अब इसमें से आपको देखो, केवल आपको भिन्न लिखना, अलग से छांटना है। भिन्न कौन है, भिन्न कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, केवल परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा। और कौन सी है जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। और इसमें से कौन सी ऐसी हैं जो वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या आप समझकर आप आंसर दे सकते हैं। इन सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा। प्लीज आपका अगला वीडियो इसके जस्ट बाद ही स्टार्ट होगा। आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, कमेंट करिए और आगे कंटिन्यू रहिए। थैंक यू।